गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जड़त्वीय नियतांक के बारे में। जड़त्वीय नियतांक, जड़त्व के बारे में डिस्कस किया था हमने प्रीवियस क्लास में, यानी इनर्शियल कोफिशिएंट इसको हम कैसे समझा सकते हैं, क्या होते हैं और कैसे इसे हम डेरिवेशन की हेल्प से समझाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, यानी निर्देश तंत्र लेते हैं। और ये निर्देश तंत्र का ओरिजिन है, मूल बिंदु है। हम एक निकाय लेते हैं, सिस्टम लेते हैं। ये जो निकाय है ना, वो n पार्टिकल से मिलकर बना होता है, n कणों से मिलकर बना होता है। ये हमने बहुत पढ़ लिया। इसमें जो द्रव्यमान वितरित हुआ पड़ा है ना, वो असतत रूप से वितरित है, कोई नियमित रूप से वितरित नहीं है, असतत रूप से। ये जो निकाय है हमारे पास, इसमें हम क्या कहते हैं कि ये अनियमित आकृति होती है। इस निकाय का, इस पिंड का, सिस्टम का एक द्रव्यमान केंद्र बिंदु होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, जहां पर इस पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान हम केंद्रित मान सकते हैं। ये प्रीवियस क्लास में हमने बहुत डिस्कस किया है। तो ये निकाय है, इसका द्रव्यमान केंद्र बिंदु कहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ मान लिया ये इसका द्रव्यमान केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ मास पॉइंट है क्या, CM। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ मास है क्या, CM है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब ये जड़त्वीय नियतांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इस निकाय का कोई सा भी एक कण ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने आईवा कण ले लिया, जैसे 20 कण है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। आई का मतलब है कोई सा भी एक। आई इज इक्वल टू 5 यानी 5वां कण, आई इज इक्वल टू 7 यानी कि 7वां कण। तो कौन सा कण ले लिया हमने, आईवा कण ले लिया। ठीक है भाई। अब यहाँ मूल बिंदु से इस आईवे कण का स्थिति सदिश, यानी इसकी स्थिति को व्यक्त करना है, इसकी पोजीशन को व्यक्त करना है। किसकी हेल्प से, एक वेक्टर की हेल्प से, एक सदिश की हेल्प से। तो मैंने कहा कि ये मूल बिंदु से, ओरिजिन से, ये जो कण है आईवा, इसका स्थिति सदिश या पोजीशन क्या है, RI वेक्टर है, RI सदिश है। ऐसे ही ये जो द्रव्यमान केंद्र बिंदु है, ये भी मूल बिंदु से इसकी स्थिति होगी। इसको भी हम एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सदिश के द्वारा, जो कि क्या होता है, RCM सदिश। कर चुके हैं पहले भी प्रीवियस क्लासों में। और ये आईवा कण जो है यहाँ है, ये द्रव्यमान केंद्र बिंदु है। इस द्रव्यमान केंद्र से इसका स्थिति सदिश भी डिनोट करते थे हम, और ये क्या होता था, RI डैश वेक्टर होता था। क्लियर है ये वाली बात? बहुत बार बनाया है ये चित्र। तो हम क्या कहते हैं कि माना किसी निकाय में, यानी कि सिस्टम में, माना किसी निकाय में, सिस्टम में कणों की संख्या, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है। कणों की संख्या कितनी है, n है। ये जो कणों का द्रव्यमान वितरित है वो असतत रूप में है। कणों का द्रव्यमान वितरण क्या है, असतत है, कंटिन्यूअसली नहीं है, क्या है, असतत है। ठीक है।
और ये ऐसे मानते हैं कि ये जो पिंड है वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। और जो पिंड घूर्णन गति करता है ना, उसका क्या होता है, कोणीय वेग होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो हम क्या कहते हैं कि पिंड निश्चित कोणीय वेग, पिंड निश्चित कोणीय वेग ओमेगा के सापेक्ष, ओमेगा के साथ क्या करता है, घूर्णन गति करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है हमारे पास, ऐसे ये घूम रहा है ऐसे चारों तरफ। अब सदिशों का नियम लगाते हैं हम। सदिश संयोजन के नियम से, सदिश संयोजन का नियम क्या कहता है कि जो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, ये देखो आरसीएम वेक्टर प्लस ये भी इसी डायरेक्शन में आर आई डैश वेक्टर, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, के इक्वल होता है। पढ़ा या नहीं पढ़ा? जैसे एक वेक्टर इसकी वैल्यू ए, इसी के आगे दूसरा वेक्टर इसकी वैल्यू बी, और ये देखो तीर के निशान से तीर का निशान मिल रहा है सी, तो सी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आर आई डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर आई डैश की वैल्यू क्या आएगी, आर आई माइनस आर सी एम वेक्टर। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, पहले भी हमने बनाया है। इसके बाद इसका हम क्या कर देते हैं, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं, टी के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन करते हैं। जब हम इसका अवकलन करते हैं तो क्या आएगा, डी आर आई डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर आई अपॉन डी टी माइनस डी आर सी एम अपॉन डी टी। और ये क्या कहलाता है स्थिति में समय के साथ परिवर्तन को, वेग। तो इसे बोलते हैं वी आई डैश इज इक्वल टू वी आई माइनस वी सी एम। इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं हम। ठीक है, तो कितनी आ गई हमारे पास, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब जब इतना हो गया हमारे पास, तो देखो क्योंकि ये पिंड क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, घूर्णन गति कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन कर रहा होगा, तो जैसे इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे ना, वो सारे भी क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, रोटेशनल मोशन कर रहे होंगे। तो जो भी कण घूमता है ना, जो भी सिस्टम घूमता है, उसका क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग होगा। तो ये जब पूरा का पूरा, जैसे पत्थर की बॉल घूम रही है, तो इसका क्या होगा, कोणीय संवेग होगा। ठीक है, तो इसमें सारे कण भी घूम रहे होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आई वे कण की बात करते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, आई वे कण का, आई वे पार्टिकल का जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग हम कहाँ से देखते हैं, हमेशा एक पॉइंट से, मैं कहाँ से देख रहा हूँ, ओरिजिन से। क्या होगा, जे आई वेक्टर सदिश राशि होती है, और मैंने बताया था जे इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है। तो आई वे कण का, इस कण का कोणीय संवेग देखना है, तो ये देखो यहाँ से आर आई डिस्टेंस पर है, तो आर आई क्रॉस, और इसका संवेग होगा, संवेग क्या मान लेते हैं, पी आई। आर आई क्रॉस क्या, पी आई। जे आई वेक्टर इज इक्वल टू आर आई वेक्टर क्रॉस पी इज इक्वल टू होता है एम वी, यानी एम आई इंटू वी आई वेक्टर। और भी सोल्व कर सकते हैं हम, जे आई इज इक्वल टू एम आई हमने यहाँ बाहर ले लिया, तो ये बनेगा आर आई वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर। तो ये कौन से कण का एंगुलर मोमेंटम आ गया, कोणीय संवेग आ गया, आई वे कण का आ गया। अब इसमें एक कण थोड़ी ना है,
इसमें तो बहुत सारे कण हैं। ऐसी कंडीशन में जब द्रव्यमान का वितरण है सतत होता है तो हम क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे। अतः संपूर्ण निकाय का सिस्टम का क्या कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, जे से, क्या होगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n जे आई। एक कण का, एक पार्टिकल का कितना है, जे आई, और समेशन लेने का मतलब है आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। आई का वैल्यू 1 रखेंगे, जे 1, आई का वैल्यू 2 रखेंगे, जे 2, आई का वैल्यू 3 रखेंगे, जे 3, आई की वैल्यू 4 रखेंगे, जे 4। तो सारे जो पार्टिकल्स आएंगे ना उनका कोणीय संवेग आ जाएगा, और सारे कण मिलकर क्या बना रहे, सिस्टम, तो सिस्टम का कोणीय संवेग आ जाएगा, निकाय का कोणीय संवेग आ जाएगा। तो J इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और जे आई वेक्टर क्या होगा, एम आई आर आई वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जे वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम आई आर आई क्रॉस वी आई वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या, जो आपने 11th क्लास में डिस्कस करी है। एक तो होता है हमारे पास कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा। एक होता है हमारे पास रेखीय वेग, एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटम। रेखीय वेग को किससे रिप्रेजेंट करता है, हम v में क्या रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो इनमें हमें क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, संबंध, और वो क्या होता है, वी आई इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर होता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, याद करो बहुत जगह लिखा था 11th क्लास में। v इज इक्वल टू क्या, आर ओमेगा। v तो क्या होता है, रेखीय वेग, ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग, आर आई क्या है, डिस्टेंस है इसकी। तो वी आई इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आई क्या आएगा, इसलिए जे वेक्टर यानी कि एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग किसके इक्वल आएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। एम आई अदिश है, स्केलर है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, और आर आई आ रहा है तो आर आई को आर आई लिख देंगे, और क्रॉस वी आई की जगह हम ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर लिख देंगे, बन जाएगा ये। तो जे वेक्टर यानी कोणीय संवेग क्या बन गया, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई वेक्टर। अब ये देखो तीन वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और हम जानते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, बी पहले लिख लो, ए डॉट सी माइनस सी फिर ए डॉट बी के इक्वल होता है। इसको हम किस में सोल्व करते हैं, मैथमेटिकल में सोल्व करते हैं, है ना, मैथ्स में सोल्व करते हैं। और जो आप फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे, विद्युत चुंबकीय बुक पढ़ोगे, उसमें भी ऐसी बहुत सारी हमें सोल्व करने को मिलेंगी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी पहले ले लिया, और ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ माइनस सी ले लिया, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ होता है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई एंड ब्रैकेट बी की जगह क्या है, बी ओमेगा वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर, ए वेक्टर क्या है, आर आई वेक्टर, डॉट सी क्या है, आर आई वेक्टर, माइनस सी क्या है, आर आई, तो आर आई वेक्टर, और ए क्या है, आर आई, तो आर आई वेक्टर, डॉट
बी क्या है ओमेगा, तो ये आएगा ओमेगा वेक्टर आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट क्या बंद। कर लेंगे सोल्व, और सोल्व करते हैं। देखो इसको, अगर इसको हम और सोल्व करें, इसको और सोल्व करें तो ये आर आई वेक्टर डॉट आर आई वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, ये बनेगा हमारे पास क्या एम आई। ठीक है, एम आई, और ये है हमारे पास ओमेगा वेक्टर, और ये है आर आई स्क्वायर। ओमेगा वेक्टर और आर आई स्क्वायर माइनस आर आई वेक्टर और आर आई वेक्टर डॉट ओमेगा, ये इक्वेशन बन रही है हमारे पास। जे इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई ओमेगा वेक्टर आर आई स्क्वायर माइनस आर आई वेक्टर और आर आई वेक्टर डॉट ओमेगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर होता है, कोई भी सदिश होते हैं, उसको उसके क्या होते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 घटक होते हैं। तो देखो ये ओमेगा वेक्टर है, ओमेगा वेक्टर है, तो इसका 3 घटक कौन कौन से होंगे, 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, जो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में होंगे, वाई अक्ष की डायरेक्शन में होंगे और जेड अक्ष की डायरेक्शन में होंगे। तो क्या होते हैं ओमेगा एक्स आई कैप, ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। फिर ये आर आई स्क्वायर, ये तो वेक्टर है नहीं, आर आई वेक्टर है। आर आई वेक्टर क्या होगा एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। क्लियर है। अब तीसरा ये जे बी वेक्टर है, तो जे वेक्टर क्या होगा, इसके भी 3 घटक होंगे, कंपोनेंट होंगे, जे एक्स आई कैप और जे वाई जे कैप और जे जेड के कैप। तो इसके भी हमारे पास कितने कंपोनेंट हो गए, कितने घटक हो गए हमारे पास, 3 घटक हो गए। किसी भी वेक्टर के कितने घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं 3 होते हैं। तो इसको हमने लिख दिया। अब इसको हम आगे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो डेरिवेशन है, इजी है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा याद रखना था, बाकी तो हम करते चले जाते हैं। किससे, इक्वेशन 3 से। अब समीकरण 3 से देखो, जे वेक्टर इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ क्या है एम आई है, एम आई लिख दिया। ओमेगा वेक्टर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 कंपोनेंट में, ओमेगा एक्स हाई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा की है, और इनटू क्या आर आई स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस आ रहा है, और आर आई वेक्टर की जगह लिख सकते हैं एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप। ठीक है, और उसके बाद ये आर आई कैप डॉट ओमेगा मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। चलो आर आई की वैल्यू क्या है एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप डॉट किसके है ओमेगा, ओमेगा के 3 घटक ये है ना, कौन कौन से हैं, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप। लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब इतना जब हम लिख देते हैं तो इसको हम और आगे सोल्व कर सकते हैं। अभी जे के भी 3 हमारे पास घटक होते हैं, होते हैं नहीं होते, होते हैं। तो जे के भी 3 घटक क्या लिख सकते हैं, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप इज इक्वल टू, यहाँ क्या है समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n
एम आई, और ये बन रहा है हमारे पास ओमेगा एक्स आई कैप। बन रहा है नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है। ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप और आर आई स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस यहाँ पर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, और यहाँ आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट है ना, आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। तो क्या बनेगा देखो, एक्स आई इंटू ओमेगा एक्स आई कैप एक हो गया, और जे कैप को जे कैप से गुना करो, वाई आई इंटू ओमेगा वाई आई इंटू ओमेगा वाई, और के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई करो, जेड आई इंटू ओमेगा जेड आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। आगे कैसे सोल्व करेंगे अब इसको। अब हम क्या करते हैं देखना, आई कैप जे कैप के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, गुणांक होते हैं, उनकी क्या करते हैं हम, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो इक्वल से पहले आई कैप का गुणांक कितना है, जे एक्स, तो हम यहाँ लिखते हैं क्या, जे एक्स लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ आ रहा है समेशन आ रहा है आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, ये तो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखो ये आई कैप बन रहा है या नहीं बन रहा, बन रहा है, आर आई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म क्या बनेगी, ओमेगा एक्स इंटू क्या, आर आई स्क्वायर बनेगी। क्या बनेगी, ओमेगा एक्स इंटू आर आई स्क्वायर। आर आई स्क्वायर को कहाँ मल्टीप्लाई करना है, आई कैप से, आई कैप वाले का गुणांक लेना है केवल। यहाँ भी आई कैप का गुणांक क्या लिया, जे एक्स, यहाँ आई कैप का गुणांक ओमेगा एक्स, और यहाँ आर आई से मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे देखो, अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये आई कैप है या नहीं है, अब ये आई कैप जो है वो तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, क्योंकि ये तो अदिश राशि है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस एक्स आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करो, आई कैप नहीं लेना है, केवल इसका गुणांक लेना है। तो क्या बनेगा, एक्स आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई किया, एक्स आई स्क्वायर, और फिर ये ओमेगा एक्स। अब आई कैप हो रहा था, आई कैप नहीं लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस आ रहा है, एक्स आई को इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स आई वाई आई ओमेगा आई, एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई आ गया। फिर एक्स आई को इससे भी मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स आई जेड आई एंड ओमेगा जेड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि आई कैप मल्टीप्लाई में आएगा इसमें भी सब में, लेकिन आई कैप का केवल गुणांक लेना है। जैसे यहाँ आई कैप में जे एक्स आ रहा था। ठीक है, अब देखो ये ओमेगा एक्स है और ये भी क्या है, ओमेगा एक्स है, दोनों क्या है हमारे पास, ओमेगा एक्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जे एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा एक्स, तो आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स हो जाएगा। फिर देखो ये प्लस लगा देता हूँ, अब ब्रैकेट में मैं ये लिख लेता हूँ माइनस एक्स आई इंटू वाई आई और ओमेगा वाई। अब बाहर आएगा तो ये माइनस ही बनेगा यहाँ पर। तीसरा फिर मैंने लगा दिया प्लस, अब ब्रैकेट में माइनस एक्स आई जेड आई और ओमेगा जेड लिख देते हैं। तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड की मैंने क्या बना ली, फॉर्म बना ली।
अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, किससे, एम आई सम में मल्टीप्लाई है, तो जे एक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n समेशन एम आई पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई किया आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर इंटू क्या ओमेगा एक्स। फिर सेकेंड टर्म से करेंगे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और एम आई और माइनस एक्स आई वाई आई इंटू ओमेगा वाई प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई से तो मल्टीप्लाई है, बाकी माइनस एक्स आई जेड आई और ओमेगा जेड लिख देंगे। लिख दिया पूरा हमने। जे एक्स की वैल्यू एम आई आर आई माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स और समेशन आई इज इक्वल टू 1 एम आई माइनस एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब सिमिलरली हम निकालेंगे यहाँ पर किसके गुणांक, जे कैप के गुणांक। जैसे यहाँ आई कैप का लिया था और बराबर के बाद भी आई कैप का लिया था, अब जे कैप का लेंगे यहाँ जे वाई और इक्वल के बाद भी जे कैप लेंगे। जैसे यहाँ आएगा ओमेगा वाई आर आई स्क्वायर, है ना, सेम लेंगे। लेकिन अब देखो इस इक्वेशन को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। अब जब ये y वाली इक्वेशन होगी ना, ठीक है, कौन सी होगी, y वाली इक्वेशन होगी, इसमें भी 3 समेशन आएंगे। कितने समेशन आएंगे, i इज इक्वल टू 1 to n और तीसरा ये आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। ऐसे ही आप j z निकालोगे, इसमें भी 3 आएंगे, i इज इक्वल टू 1 to n। सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, ऐसे याद रख लेना और कंपेयर करके एक एक टर्म को निकालो, जैसे जे एक्स को तो वैसे निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। अब देखो सबसे पहले x वाली को पहचानो। जब हम x घटक कंपोनेंट ले रहे थे ना, उसमें ये वाली आ रही थी। जब हम y कंपोनेंट लेंगे ना, y घटक लेंगे तो ये आएगा एम आई आएगा। अब देखो ये आएगा आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर इंटू क्या ओमेगा वाई आएगा। ठीक है, आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर इंटू ओमेगा वाई आएगा। और जब हम जेड कंपोनेंट लेंगे, जेड घटक लेंगे, जे जेड सोल्व करोगे आप पूरा, जैसे जे एक्स को सोल्व किया है ऐसे, तो इतना दिमाग नहीं लगाना, तो सीधा लिखना यहाँ आएगा एम आई और यहाँ आएगा आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर इंटू ओमेगा जेड आ जाएगा। ठीक है, इसमें एक्स वाले में आएगा, इसमें वाई आएगा और इसमें जेड वाले में आएगा। ठीक है, ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड की टर्म में आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ आएगा एम आई। अब कौन सा घटक है, वाई आई वाला है, तो वाई आई, और ये पहला कौन सा होता है, ओमेगा एक्स, तो यहाँ एक्स आई इंटू ओमेगा एक्स। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ लिख लो एम आई, वाई वाला घटक है ये, तो यहाँ पर आएगा माइनस वाई आई और एक्स आई था, ये वाई आई हो गया, और यहाँ आएगा जेड आई इंटू ओमेगा जेड आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर लेना, नहीं तो आप पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लेना। अच्छा, तीसरी टर्म क्या बनेगी, देखो एम आई, अब इनमें नेगेटिव आते हैं ना बाद में। अब कौन सा है, जेड वाला, तो माइनस जेड आई। पहला टर्म होता है ओमेगा एक्स वाला, तो एक्स आई लिख दो इंटू ओमेगा एक्स। यहाँ पर क्या लिखोगे, एम आई। अब कौन सा टर्म आएगा, जेड वाला घटक है, तो माइनस जेड आई और इंटू क्या वाई आई इंटू ओमेगा वाई बन जाए। अब चेक करो ना, देखो जब एक्स वाला था तो एक्स आई आया था, यहाँ भी एक्स आई आया था, ओमेगा वाई के साथ वाई आई आया था, ओमेगा जेड के साथ जेड आई आई था। जब वाई वाला घटक था तो देखो ये बीच वाली तो चीज़ मैंने अलग ही बता दी, ये वाली तीनों। जब वाई वाला घटक था तो देखो यहाँ वाई आई एक्स आई, वाई आई जेड आई, और जब जेड वाला घटक था तो पहले जेड आई एक्स आई होता है,
फिर जेड आई वाई आई और ये अलग टर्म होती है। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 बना लेते हैं। वो आप कहोगे सर ये नहीं बनती सीधी, मत बनाओ, तो फिर आप जे कैप के गुणांकों की तुलना करो। जैसे मैंने यहाँ आई कैप के गुणांकों की तुलना करी थी ना, वो आप किसके करो, जे कैप की। यहाँ जे कैप का गुणांक कितना है, जे वाई है। फिर बराबर के बाद देखो जे कैप का ओमेगा वाई आर आई स्क्वायर, और उसे जब सोल्व करोगे तो जे वाई और जे जेड की इक्वेशन बन जाएंगी। क्लियर है। अब देखो ये जो इक्वेशन 4, 5, 6 बनी है ना, 4, 5, 6 बनी है ना, जड़त्वागुण का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। जड़त्वागुण जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, वो I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, यानी दूरी का स्क्वायर होता है, m इंटू आर होता है या नहीं होता, होता है। अब देखो ये जो टर्म दिख रही है ना, ये टर्म दिख रही है आपको, इसमें हमारे पास x की टर्म है और ये द्रव्यमान है, ये दूरी है, ये जड़त्वाघूर्ण को डिनोट करती है टर्म। किसको डिनोट करती है, जड़त्वाघूर्ण को। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर, ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, आई एक्स एक्स के। आई एक्स एक्स क्या है, एक्स एक्स के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है। फिर ये अगली टर्म देखो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to लेकर एन तक और एम आई, और ये बन रहा है माइनस एक्स आई वाई आई, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एक्स वाई के, आई एक्स वाई, ये भी जड़त्वाघूर्ण की टर्म बनती है। ऐसे ही तीसरी टर्म क्या है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to लेकर एन तक एम आई माइनस एक्स आई जेड आई, इसे लिखते हैं आई एक्स जेड, एक्स जेड एक्स जेड, जेड एक्स जेड एक्स के सापेक्ष क्या हो गया, जड़त्वाघूर्ण। तो दो दो आ रहे हैं ना, ये दो दो आ रही हैं ये दूरियां, तो दो अक्षों के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण हो गया। इसमें देखो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, और ये है हमारे पास एम आई माइनस वाई आई और एक्स आई, ठीक है। ओमेगा एक्स तो अलग है, बस यही बात कर रहा हूँ। द्रव्यमान इंटू दूरी इंटू दूरी, द्रव्यमान इंटू दूरी इंटू दूरी, जड़त्वाघूर्ण, इसको लिख सकते हैं हम आई वाई एक्स, वाई पहले एक्स बाद में, और ये वाई एक्स के सापेक्ष है, इसलिए इस बीच वाली को क्या लिखेंगे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, ये देखो वाई है बस केवल इसमें, तो एम आई और आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर को क्या मान लेते हैं हम, आई वाई वाई, वाई वाई अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण। और थर्ड समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और एम आई माइनस वाई आई जेड आई, यानी आई वाई जेड अक्ष के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण है, ठीक है। द्रव्यमान इंटू दूरी बन रही है इसलिए। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n और एम आई और माइनस जेड आई एक्स आई, माइनस जेड आई एक्स आई, इसको हम लिख सकते हैं आई जेड एक्स, ठीक है। जेड एक्स के रिलेटेड में ना, ये पहले जेड जेड आएगा। ऐसे ही समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, ये है एम आई माइनस जेड आई वाई आई, तो ये किसके इक्वल होगा, ये टर्म ये जड़त्वाघूर्ण को रिप्रेस कर रही है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको लिख सकते हैं आई जेड वाई, जेड जेड के रिलेटेड में था जेड एक्स जेड वाई, और इसमें जेड जेड ही है, देखो जेड जेड ही है। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही बनेगी ये। तो आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई जेड जेड, ठीक है। तो हम इक्वेशन 4, 5, 6 में ये वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 4,
5 6 से समीकरण 4 5 6 से क्या बनेगा हमारे पास जे एक्स इज इक्वल टू, इसको हमने किसकी हेल्प से लिख दिया आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स ओमेगा एक्स, इसको क्या लिख देते हैं हम आई एक्स वाई ओमेगा वाई, और इसको क्या लिखेंगे हम आई एक्स जेड ओमेगा जेड लिख देंगे। क्लियर है। इसके बाद हमारे पास इक्वेशन 5th भी है और इक्वेशन क्या है 6th भी है। जे वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जे वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं हम आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस, इसको क्या लिखेंगे आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे आई वाई जेड इंटू ओमेगा जेड, और जे जेड जो लिखेंगे हमारे पास वो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम आई जेड एक्स ओमेगा एक्स, और इसको क्या लिखेंगे आई जेड वाई इंटू ओमेगा वाई, और इस टर्म को आई जेड जेड ओमेगा जेड। इक्वेशन 7 इक्वेशन 8 इक्वेशन 9। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 7 इंटू इक्वेशन 8 इक्वेशन 9 बन रही है ना, ये कोणीय संवेग जड़त्वागुण और कोणीय वेग में एक तरीके से रिलेशन बन रहा है। क्लियर है। ये जो हमारे पास आई एक्स एक्स आई वाई एक्स आई जेड एक्स आई एक्स वाई वाई आई जेड वाई आई एक्स जेड आई वाई जेड आई जेड जेड, यही हमारे पास जड़त्वीय नियतांक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे का जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।